नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत पत्रकारों का एग्जिट पोल बिहार चुनाव के नतीजों के पहले ये आखिरी एग्जिट पोल है जो अब से कुछ ही मिनटों में आप एबीपी न्यूज़ पर देखने वाले हैं। आखिरी में इसलिए कह रहा हूं कि ये खुद बिहार के तमाम पत्रकारों ने मिलकर ये आंकड़े इकट्ठे किए और हम तक पहुंचाए हैं और हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं। कल बिहार का रिजल्ट आने वाला है। तमाम तरह के एग्जिट पोल आ चुके हैं। कहीं कांटे की टक्कर बताई जा रही है तो कहीं तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी बताया गया है। कल के नतीजों से पहले आज हम बिहार का ये आखिरी एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं। सभी 38 जिलों में 3-3 पत्रकारों की राय इसमें शामिल की गई है। कुल बिहार के 118 पत्रकारों ने, जी हां, बिहार के ही 118 पत्रकारों ने जो जमीन पे काम कर रहे थे ये सर्वे किया है। इन आंकड़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने खास इंतजाम किए हैं। डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान आप तक ये डेटा पहुंचाएंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल भी होगा और इस सर्वे को हम बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले देश के 2 बड़े पत्रकारों से भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या पलट जाएगा बिहार का एग्जिट पोल? सबसे पहले खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता और साथ में 2 खास मेहमान, कन्हैया भेलारी वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना में, और साथ ही साथ अभय दुबे एक और राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे इस चर्चा में। आप सबके साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले डेटा दिखा देते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि 38 जिलों के 3-3 पत्रकार क्या कह रहे हैं बिहार की 243 सीटों के बारे में। सीधे चलते हैं बगैर वक्त गवाए अनुराग के पास। अनुराग, देखिए, पत्रकारों के एग्जिट पोल में 243 सीटों का जो हिसाब निकल करके सामने आता है उसमें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। इन 243 सीटों का हिसाब आप देखिए कि नीतीश और साथी 109 सीट पर आपको नजर आएंगे इस पत्रकारों के एग्जिट पोल में। तेजस्वी प्लस 124 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। पासवान 4 सीटों पर और अन्य के खाते में 6 सीटें सुमित जाती हुई दिखती हैं। इसका भी हम और विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल पत्रकारों के एग्जिट पोल में कुल 243 सीटों का ये हिसाब किताब है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर से ये हिसाब किताब होता रहेगा। यहां से पूरा पटना दर्शन होंगे, पटना के नज़ारे होंगे और साथ ही पत्रकारों के एग्जिट पोल में किसको क्या मिला सुमित, ये भी हम बताएंगे। बिल्कुल अनुराग, और जाहिर तौर पर पत्रकारों का एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहा है जहां पर ज़्यादातर एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, और खासकर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का एग्जिट पोल भी ऐसे ही कुछ स्थिति दिखा रहा है कि बहुमत के आसपास आरजेडी गठबंधन पहुंचेगा और बहुमत से कुछ कम एनडीए रह जाएगा। मेरे साथ संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेथ, राजीव रंजन, मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। बारी बारी से सबके पास चलें। उसके पहले एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं बेलारी साहब का। कन्हैया जी, आपका रिएक्शन। पत्रकारों का एग्जिट पोल है, पत्रकार बिहार के 38 जिले के हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन लीड ले रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? सूरज जी, मैं पहले ही घोड़ा भागा करके 126 दे दिया हूँ। मैं पूरा धार का दौरा किया हूँ और धार के दौरा करने के बाद पूरा जोड़ घटा गुना भागा किया हूँ और 126 सीट दे दिया हूँ और उसी के करीब आप 124 दिखा रहे हैं। इसमें कहीं से इफ बट नहीं है जी। तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वही बात बिहार के और बाकी जो एरिया के पत्रकार हैं बिहार में वो भी इस बात को मान रहे हैं। राजीव रंजन जी, सुमित, मैं आता हूं कन्हैया जी, मैं आता हूं। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराना होगा। राजीव रंजन जी, 109 124 आप चूक रहे हैं। राजीव जी, एक और एग्जिट पोल में क्यों? देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक आपको कुछ कहना चाहूंगा। 1998 से आज तक लोकसभा के चुनाव के 33 एग्जिट पोल सामने है, जिसमें 4 अनुमान के करीब, 4 के नतीजे अनुमान के करीब।
33 पूरी तरह से गलत साबित हुए। विधानसभा के 2010 और 15 के 11 एग्जिट पोल्स हैं, जिसमें 2 थे केवल नतीजे परिणाम के करीब थे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इस एग्जिट पोल के आधार पर किसी के दावे को स्वीकार करने का अर्थ ही नहीं है। जब कुछ घंटों में बिहार का जनादेश ईवीएम से बाहर आएगा, मुझे लगता है उसके बाद किन कारणों से किसको जनादेश मिला, कौन सत्ता के करीब आकर के रुक गया, ये तमाम तथ्य सामने आएंगे। लेकिन एक बिहार की राजनीति में एक विश्वसनीय राजनेता जिसने बिहार के अविश्वसनीय विकास की एक रूपरेखा 33 रोड मैप पर बिहार को देश के मानचित्र पर एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचाया, बड़े फैसले लिए, उन फैसलों को पहले कहा वायदों की शक्ल में। राजीव जी, मतदान हो गया है, ईवीएम में किस्मतें तय हो चुकी हैं, कैद हो चुकी हैं। अब ये जो बातें हैं ना, ये आपको पहले कहनी चाहिए थी, 2 दिन पहले से और पहले तक। तो शायद आज एग्जिट पोल में आपको ये कहना नहीं पड़ता कि भाई हम इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं। मैं एक बार फिर आपकी यही प्रतिद्वंदी राजनीतिक तौर पर सुप्रिया श्रीनेत को इस चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। सुप्रिया, 2 महीने पहले तक ये तस्वीर लग रही थी कि बहुत आसान है एनडीए के लिए, बहुत आसान है सरकार को बचा ले जाना नीतीश कुमार के लिए। क्या ऐसी बाजी पलटी और क्यों ये बाजी पलटी, अगर सारे एग्जिट पोल ठीक हैं तो? मैं ये मानती हूँ कि 12 घंटे से कम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो मैं एग्जिट पोल पे क्यों उंगली उठाऊंगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरा ये मानना है कि हमारे नंबर एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जीत या हार में हमें विनम्र और डिग्निफाइड होना चाहिए, वही मैं भी करूंगी। मैं आपको बताती हूँ एक बात, 2015 में सुमित जी मैं पत्रकार थी और मैंने अरुण जेटली जी का पहला इंटरव्यू किया था बिहार के चुनाव के बाद। उन्होंने मुझसे, और वो बहुत ग्रेसफुल थे अपनी डिफीट में, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि हमने इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी को बहुत कम आंका। मुझे लगता है इस बार भाजपा ने, और इसको मैं नीतीश जी की ही हार नहीं कहूंगी, मैं इसको भाजपा की मोदी जी की हार कहूंगी, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान मोदी जी का चेहरा था, उन्होंने रैली करी, उन्होंने पत्र लिखे, उनके मुद्दे थे, जो माइग्रेंट लेबर का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मुद्दे थे। मेरा ये मानना है कि बहुत ही डिटैच थी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, जो जमीनी हकीकत थी उससे। बड़ी बात आप कह रही हैं सुप्रिया जी, सुप्रिया जी बड़ी बात कह रही हैं। आपकी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। मुद्दा बनाया जा रहा था। एक मिनट सुप्रिया जी, आप तो एंकर रह चुकी हैं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपने सीधा अटैक किया कि नरेंद्र मोदी का फेलियर है। चलिए मैं एनडीए का बाइफर्केशन दिखा देता हूं। एनडीए में जब जिसको हम लोग इस पोल में नीतीश प्लस को 109 सीटें दे रहे हैं, उसमें एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का परफॉर्मेंस कैसा है, आइए देख लेते हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग के पास और उसके बाद संबित पात्रा से जवाब लेते हैं। अनुराग, इसी हेलीकॉप्टर में हम हैं और यहां से आप देख सकते हैं पटना दर्शन आपको हो रहा है। हेलीकॉप्टर में कल, यानी हवा में कल कौन उड़ेगा नतीजों के बाद और कौन ज़मीन पर किसका हेलीकॉप्टर उतर आएगा, ये बताने के लिए तमाम पत्रकारों ने अपना एग्जिट पोल पेश किया है, जिस पर चर्चा आप लगातार सुमित के साथ सुन रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको ये दिखाना है कि एनडीए में किसको कितनी सीटें हैं, तो देखिए बीजेपी को 58 सीटें यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जेडीयू को 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, हम जीतन राम मांझी हम 4 सीटें और वीआईपी पार्टी को 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एनडीए का ब्रेकअप है, ये एनडीए का ब्रेकअप है पत्रकारों के एग्जिट पोल में। और अब आपको दिखाते हैं कि यूपीए का क्या ब्रेकअप है, यानी उनके साथ जो पार्टियां हैं उनको किसमें कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आरजेडी को आप देखिए 84 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही लेफ्ट, कन्हैया की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेफ्ट को 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यूपीए में किसे कितनी सीटें, एनडीए में किसे कितनी सीटें, ये ब्रेकअप पत्रकारों के एग्जिट पोल में। सुमित, बिल्कुल, और ये एनडीए और यूपीए के आंकड़े हमने देखे अलग अलग करके पत्रकारों के इस पोल में। तो जो बात सुप्रिया जी कह रही थी संबित पात्रा, उसमें कम से कम इतनी रिलीफ आपके लिए है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। पिछली बार आप 53 सीटें जीते थे, इस बार 58 तक जीत सकते हैं, बिहार के पत्रकार ऐसा मानते हैं। जेडीयू का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, जिसके पास 71 सीटें थी वो घटकर 44 के आसपास आ सकती हैं। संबित पात्रा, क्या सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना
कि क्योंकि नाम मोदी जी का था, तस्वीर मोदी जी की थी, तो ये उनका फेलियर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि हर किसी ने कहा है कि अब चंद घंटों का ही फासला है नतीजे और अभी जो आंकलन हम कर रहे हैं उनके बीच में, तो चंद घंटे हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए और शालीनता से इंतज़ार कर ले, ये एक अच्छी बात रहेगी। दूसरी बात है, जहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी की हार है और बीजेपी की हार है। देखिए, आप मुझे एक ऐसा बाइट दिखाइए 2013 से लेकर आज तक, जब कांग्रेस पार्टी ने हमारे जीतने के बाद भी कह दिया हो कि ये मोदी जी की जीत है। हम हारे तो वो मोदी जी की हार और हम जीते तो वो ईवीएम की जीत। आज तक मुझे आप एक बाइट दिखा दीजिए, 2014 के इलेक्शन का ही दिखा दीजिए, या अभी 2019 में जब हमें 303 सीट मिली थी और इसी बिहार में 39 सीट्स आउट ऑफ 40 मिली थी, तब हमें कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कह दिया हो कि अच्छा मोदी जी तो जीत गए। आज तक इन्होंने कहा नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, मगर एक बात जरूर कहूँगा, ठीक है प्रतिस्पर्धा होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। मैं कंक्लूडिंग कमेंट सिर्फ इतना ही दूंगा कि देखिए, याद करिए, वही बिहार है जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज कभी होया करता था। आज उसी बिहार में कांग्रेस पार्टी केवल एक, माफ करिएगा मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पॉलिटिकली कर रहा हूं, कि एक चीयर लीडर पार्टी के रूप में काम कर रही है। आरजेडी का अपना जो रिजल्ट रहेगा वो तो हम कल देखेंगे, मगर आरजेडी के चीयर लीडर के रूप में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन है। तो कहीं ना कहीं जो इंडेक्स की बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी, द इंडेक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस में सर्वाधिक है। पर संबित भाई, दिक्कत तो आपके अलायंस में ज्यादा दिखाई दी। चिराग पासवान अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा आपसे अलग हो गए। जो आपकी ताकत हुआ करती थी छोटी पार्टियां, वो आपसे दूर चली गई। जबकि अपोजिशन में, नहीं आपके अपोजिशन में सुप्रिया श्रीनेत, आरजेडी, ये तो मिलके लड़ते रहे। इनमें कहाँ दरार पड़ी? दरार तो चिराग पासवान के जाने से बहुत बड़ी पड़ी आपके अलायंस में। संबित पात्रा, देखिए, जहां तक चिराग पासवान जी का और जहां तक एलजेपी का सवाल है, चिराग पासवान जी ने तो अपने आप को हनुमान भी कहा। चिराग पासवान जी ने स्पष्टतः कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से कोई गिला नहीं है। क्योंकि आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी जी की हार है, तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी पे उनका कोई भी हमला एलजेपी का था नहीं। जहाँ तक उनका इश्यू जेडीयू के साथ था, हमने अपना जो कर्तव्य है एक अलायंस पार्टनर का, वो कर्तव्य जेडीयू के साथ सदैव निभाया है। नीतीश जी के अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा है। नतीजे जो भी होंगे वो कुछ घंटों के बाद आएंगे और बिल्कुल हमने साथ दिया है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 15 वर्ष के राज के बाद एक 15 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। 15 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी के बाद यदि हम आज चर्चा करने लायक परिस्थिति में हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यहां पर चर्चा करने लायक परिस्थिति में है, मैं इसको भी कम अचीवमेंट नहीं मानता। और यहाँ आपके ही जो पत्रकारों की आपने दिखाई है यहाँ एग्जिट पोल, इसमें भी कांटे की टक्कर है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कांटे की टक्कर है। ये एक अचीवमेंट है और मुझे लगता है चंद घंटों के बाद ये नतीजे पलट भी सकते हैं। सुप्रिया में आऊंगा, मृत्युंजय तिवारी के पास एक बार चला जाता हूं। और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू करूं, ये उचित नहीं होगा। आप ही के सहयोगी हैं, आपके बड़े सहयोगी हैं मृत्युंजय तिवारी। ये बात समझानी होगी आपको, इस एग्जिट पोल में, जो कि पत्रकारों का एग्जिट पोल है, बिहार के अपने पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि आरजेडी की 80 सीटें आएंगी, यानी पिछली बार से कम हो रही हैं 4-5 सीटें। बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, आपकी सीटें कम हो रही हैं। जबकि आप तो ये बोलते आ रहे थे कि हम 200 पार हो जाएंगे। आपके अपने सूबे के पत्रकार नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए सुमित जी, यही आप बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। सारे सर्वे ने जब पहले दिखाया, माफ करिएगा, 4 सीटें बढ़ रही हैं आपकी, 80 से 84 हो रही हैं। मैं करेक्ट कर लूं अपने आप को, 80 थी तो 84 हो रही हैं। जी 12 घंटे के बाद सुमित जी हम भी रहेंगे आपके चैनलों पर, और आप देखिएगा सारे सर्वे को नकार कर एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है सभी जगहों पर, ये तो दिखाया जा रहा है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अब सबसे बड़े लड़ैया के रूप में सियासत के जितने धुरंधरों को धूल चटाने के बाद 30 वर्ष का नौजवान 31 साल का तेजस्वी यादव जी का जो अवतार हुआ बिहार जैसे राज्य में, इसका तो कम से कम लोहा मानना चाहिए लोगों को, उनके विरोधियों को। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए 18 महीना पहले इसी बिहार की धरती पर एनडीए को 40 में 39 सांसद मिला था कि नहीं? आज 18 महीने के बाद ये हवाबाजी करके, जुमलेबाजी करके
पाकिस्तान, जिन्ना, 370 ये करके ये वोट लेंगे। बार बार जनता काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। तेजस्वी यादव जी ने पहली बार एजेंडा सेट किया, अब यही एजेंडा देश में चलेगा। अभय दुबे, बेरोजगारी का, न्यूट्रल एम्पायर के पास चलते हैं। अभय दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय दुबे, मेरा सवाल बहुत सीधा सा अभय जी, ये नीतीश कुमार के अगेंस्ट में मैंडेट है या तेजस्वी यादव के फेवर में मैंडेट है, कैसे विश्लेषण करेंगे आप? पत्रकारों का जो आपने एग्जिट पोल दिखाया है उससे तो साफ लगता है कि ये तेजस्वी यादव के पक्ष में मैंडेट है। ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी है, न केवल नीतीश कुमार के खिलाफ है बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए के खिलाफ है। आप देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं, अगर एनडीए को बहुत प्राप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ाना होगा। भाजपा की शुरू से रणनीति ये थी कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका खामियाजा उसको न भुगतना पड़े। उसने अपनी सारी गोटें इसी लिहाज से सजाई थी शुरू से ही, लेकिन भाजपा अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुई। उसको केवल 58 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आप सोचिए, भाजपा को केवल 58 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तमाम भाजपा समर्थक बार बार ये दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार का क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। यहाँ पर नजारा बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। इस चीज साफ बताती है, पर नुकसान तो जेडीयू के वजह से हुआ ना, ज्यादा नुकसान तो जेडीयू की वजह से हुआ ना। जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ी और कम सीटें जीत रही है। अगर ये एग्जिट पोल ठीक है पत्रकारों का, तो एक सीट ज्यादा लड़ी, नहीं एक सीट ज्यादा लड़ी, वो भी उन्हें औपचारिक रूप से एक सीट दी गई थी ताकि पुरानी उनकी वरिष्ठता तकनीकी रूप से कायम रहे। मेरा कहना यह है कि एनडीए की एकता संदिग्ध थी, लेकिन जो महागठबंधन था उसकी एकता मजबूत थी। आप बिहार में हम दोनों अभी पटना से आ रहे हैं 2 दिन पहले, हर व्यक्ति का यही कहना था कि एनडीए के अंदर जेडीयू और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। जमीनी स्तर पर मंचों के ऊपर जो भाषण दिए जाते हैं वो तो संगठन के कार्यकर्ता है, बड़ी बात आप कह रहे हैं और इस बात को कई लोगों ने महसूस भी किया। कृष्णा बेल्लारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल पत्रकार हैं, ज्यादा बेहतरी से बता पाएंगे। राजीव रंजन और संबित पात्रा उनको सुन रहे हैं। बेल्लारी साहब, क्या ये बात जमीन पर महसूस की गई कि एनडीए गठबंधन में एकता नहीं थी, जेडीयू और बीजेपी में आपस में तनाव था? सुमित जी, मैं कन्हैया बेल्लारी हूँ, कृष्णा बेल्लारी जी सॉरी, कन्हैया जी माफ। नारे लग रहे थे कि जेडीयू भाजपा में मेल नहीं, महागठबंधन हराना खेल नहीं, और जो हम लोग घूम रहे थे, और अगर आपके दिमाग में जो भी घूम रहे थे कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव सेट नहीं है, तो दिखाई पड़ रहा था। अरे बाप रे, आपस में लड़ रहे थे, भाजपा जेडीयू आपस में लड़ रही थी, और चिराग पासवान के बारे में ये था कि अगर राम कह देंगे तो हनुमान शांत हो जाएंगे। राम कह नहीं रहे हैं, क्या बात है भाई? और आगे अपना ही घर लगाने में, मतलब एनडीए का घर जलाने में लगे हुए, तो साफ दिख रहा था सुमित जी। ऐसा नहीं था, एकदम कहीं नहीं था, बिल्कुल। मैं बता दे रहा हूँ, तीर में भाजपा के लोग होंगे, भाजपा माइंड सेट के, बहुत ही कम दिए होंगे, एंड वाइस वर्सा, ऐसा दिया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं राजीव रंजन का रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद एक और ऐसा आंकड़ा दिखाऊंगा जिसके बाद शायद कन्हैया बेल्लारी साहब को अपनी बात से कुछ सोचने का वक्त मिले, कुछ बदलने का वक्त मिले। राजीव रंजन जी, इस बात को समझाइए, जो बात बेल्लारी साहब कह रहे हैं कि जमीन में दिक्कत थी, चिराग पासवान को जैसे पीछे से मदद की जा रही थी, ऐसा आप भी महसूस कर रहे थे कि बीजेपी का नेतृत्व चिराग पासवान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की पहली कतार के तमाम वो नेता जो बिहार के चुनाव से जुड़े हुए, उन सबों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो आमतौर पर विमर्श में जनता दल यूनाइटेड भी नहीं कह सकता था, वो कटवा तक कहा था। और चिराग पासवान को लेकर बहुत ही सख्त रवैया भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन गठबंधन राजनीति में जमीनी स्तर पर कई बार समन्वय को लेकर के सवाल होते हैं, और चूंकि 2 विपरीत गठबंधनों का हिस्सा हम लोग रहे, और ये एक परिस्थिति हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी आपको कहूंगा कि बिहार की जनता, जिसमें मौन और मुखर मतदाताओं का जो विभाजन है, वो चुनाव परिणाम को लेकर मौन मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, और मौन मतदाताओं में बिहार की महिला वोटर भी बड़ी संख्या में मानी जाती है। और जो आज चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर आंकड़े जारी किए हैं,
उससे ये स्पष्ट भी हो रहा है कि महिलाएं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। इसके मायने क्या हैं? ये मायने समझाने की जरूरत है। चलते हैं सीधे अनुराग मुस्कान के पास और वो समझाएंगे कि महिलाओं के वोटिंग ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ सकता है नतीजों में। अनुराग। बिल्कुल सुमित, हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह आंकड़ा सामने रखा तो एनडीए में थोड़ी सी हवा भरी है। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। 168 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। अगर पहले फेज की बात की जाए, अब दूसरा पॉइंटर देखें, पहले फेज की बात की जाए तो महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में कम थे, लेकिन आखिरी फेज में जब वोटिंग हुई है तो महिलाओं ने जोरदार तरीके से वोटिंग की है। अब महिलाओं की वोटिंग से एनडीए में हवा क्यों भरी? देखिए, चंपारण सीमांचल में महिलाएं पुरुषों से करीब 9% आगे रही हैं और ये बहुत मायने क्यों रखता है? ये बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि महिला वोटर ही दम मानी जाती हैं। बिहार में महिलाएं जो हैं वो नीतीश का वोट बैंक मानी जाती हैं। इसीलिए जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, देखिए 2015 की अगर बात करें तो महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था नीतीश बाबू की सरकार बनाने में। बिहार में महिलाएं वोटिंग पर खुलकर राय नहीं रखती। आप पूछेंगे तो वो खुलकर कोई राय नहीं देंगी, लेकिन अगर वो भारी संख्या में वोट डालने के लिए आई हैं, एग्जिट पोल में भी वो ठीक से सामने नहीं आती अपनी राय लेकर के। लेकिन अगर चुनाव आयोग सुमित ये कह रहा है कि महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है आखिरी फेज में, तो ये बेशक एनडीए के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। यानी करीब ऐसी तमाम सीटें हैं, 168 सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। और सुप्रिया श्रीनेत, क्या ये बात परेशान करती है? क्योंकि महिलाएं अमूमन माना जा रहा है कि नशाबंदी के जो मुहिम थी नीतीश कुमार की, उसके साथ खड़ी रही हैं। ऐसे में अगर 168 सीटों पर महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं तो ये तो जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए राहत की खबर है। सुप्रिया श्रीनेत। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है महिलाओं का वोट करना हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और उससे ज्यादा अच्छी खबर यह होगी सुमित जी की महिला, युवा, शिक्षित और बेरोजगार ने कास्ट इक्वेशंस तोड़ के, हर तरह की बंदिशें तोड़कर महागठबंधन के लिए वोट किया। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, जो फाइनल फिगर्स आएंगे तो वो लोगों को अचंभित करेंगे। और शायद बिहार ने ट्रेंड शुरू किया है कि एक बड़े जमीनी मुद्दे पर चुनाव हुआ है। अंततोगत्वा इधर उधर की बातें, व्यक्तिगत टिप्पणियों से उठकर सबको बेरोजगारी की बात करनी पड़ी, रोजगार पर चर्चा हुई और बिहार ने, क्रांतिकारी जनता ने रोजगार को मुद्दा बनाया। और मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पे उठेगा, इवन एट अ नेशनल वाइड लेवल इस मुद्दे पर चर्चा होगी। संबित पात्रा जवाब दीजिए। बिहार के बाद ये हम एक बड़ी चर्चा देखेंगे। संबित पात्रा हमला कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, स्थानीय मुद्दों पर, मेन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, ना कि भावनात्मक इश्यूज। जी हाँ, मैं इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, अभी आपने एबीपी न्यूज़ ने आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ चर्चा छेड़ी है, महिलाओं के मतदान को लेकर और किस प्रकार महिला मतदाता जो होती है वो अमूमन साइलेंट रहती है। मैं एक आंकड़ा रखता हूँ, आपके बोलने से पहले मैं ये बोलने वाला था मगर ठीक किया कि आपने इस विषय को रखा। 2010 में पुरुष मतदाता 51.12% और महिला मतदाता 54.48%। परिणाम नीतीश कुमार। 2015 में पुरुष मतदाता 53.3%, महिला मतदाता 60.5%। परिणाम नीतीश लालू जी का कॉम्बिनेशन सरकार। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पुरुष मतदाता 54.9%, महिला मतदाता 59.6%। परिणाम मोदी नीतीश सरकार। 2020 में पुरुष, जो अभी चुनाव हुआ है, पुरुष मतदाता 54.7%, महिला मतदाता 59.7%, औसत 57%। 11 विधानसभा में 70% से अधिक महिलाओं ने पोलिंग किया है और 141 में 60% से अधिक महिलाओं ने वोट किया है। किसी भी एक सीट पर 70% से अधिक पुरुषों ने वोट नहीं किया है और मात्र 37 सीट पर 60% से अधिक पुरुषों ने मतदान दिया है। यह अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है। और महिला, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन, नीतीश जी की शराबबंदी, मोदी जी ने जो चूल्हा गैस सिलेंडर भेजने का काम किया है, जो राशन देने का काम किया है, इसका सरोकार डायरेक्टली महिलाओं के साथ होता है। वो जुबान तो चुप रखती हैं, वो दिखाने का कोशिश करती हैं कि चलिए हम दूसरों को फॉलो करके मतदान दे रहे हैं, मगर मैं अपनी माताओं को और बहनों को नमन करता हूं कि वो जिस प्रकार से परिवर्तन लेकर आई हैं, मैंने डाटा दिया है, वो कल के मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए संबित पात्रा के तर्कों का कि हमेशा महिलाओं ने ज्यादा वोट किया तो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा, इस बार भी ऐसा ही है।
मृत्युंजय तिवारी। देखिए सुमित जी, इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। हमेशा ये हुआ, हमेशा हम तो कह रहे हैं 18 महीने पहले इनको 40 में 39 सांसद दिए। अरे इस बार आपने जनता के साथ विश्वासघात किया। जब मजदूर पैदल चलकर आ रहे थे, पैरों में छाले पड़े थे, बाढ़ की बदहाली थी, बिहार की जनता रो रही थी, उस समय ये लोग सरकार में बैठे लोग सोए हुए थे। अभी 2 दिन पहले हम और आप पटना में थे ना, साथ साथ आपके साथ जितने लोग आए वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने, उसमें एक भी महिला नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये इल्जाम लगता है कि तेजस्वी जी की रैलियों में भी महिलाओं की संख्या ना के बराबर थी। मैं ये क्यों मानूं कि महिलाओं ने आपको वोट दिया होगा, समझाइए। सुमित जी, ये हमारा लॉक कर लीजिए इस वाक्य को, कथन को। बिना माताओं के आशीर्वाद से कोई मुख्यमंत्री का ताज नहीं बन सकता है। जिस देवी माता दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले किस मुंह से माताओं की बात करते हैं? मुजफ्फरपुर में बालिकाओं की असमत लूटने वाले, संरक्षण देने वाले किस मुंह से बात करते हैं महिलाओं की? सभी माताओं बहनों ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव को दिया है, और इसी आशीर्वाद के बल पर बिहार की 12 करोड़ जनता के आशीर्वाद के बल पर आपको नहीं लगता कि तेजस्वी जी के साथ कैंपेन में राबड़ी जी होती, मीसा जी होती और बहनें उनके साथ होती तो ज्यादा अच्छे से आप अप्रोच कर पाते महिला वोटर्स को, ज्यादा अकोमोडेटिव दिखाई देते? देखिए क्यों नहीं हुआ ये? क्यों घर की महिलाएं दूर रही इस कैंपेन से, जबकि वो राजनीति में पुरजोर तरीके से शिरकत करती हैं, राबड़ी जी और मीसा जी? सुमित जी, सबको पता है कोरोना काल है। हमारी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की उम्र भी है और उनकी तबीयत भी नासाज है, क्योंकि डायबिटीज की पेशेंट है। नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा, और इन लोगों से 32 हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए अकेले तेजस्वी यादव काफी था। तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा हम अकेले निपट लेंगे इन धुरंधरों से। इन्होंने तो जंगल राज का युवराज कहा। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी नौवीं फेल है, जितना गाली देना था दे दिया, लेकिन कल साबित होगा जब पूरा देश लोहा मानेगा तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा का। संबित जवाब दे, फिर इसके बाद संबित। मुझे 10 सेकंड की एक बात कहने का मौका। छोटा सा विषय रखना चाहता हूं, चूंकि सुमित जी आप पत्रकारों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और महिलाओं की बात हो रही है, मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगा, बहुत छोटी सी बात है। एक वरिष्ठ महिला पत्रकार जो बिहार को बिलोंग करती हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, वो बिहार की चैनल की हैं, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने ज़मीनी हकीकत के विषय में उनसे इंक्वायर किया। तो उन्होंने महिलाओं को लेकर एक चौकन्ना करने वाला विषय कहा। उन्होंने कहा देखिए जंगल राज बहुत लोग अभी याद नहीं होगा, किंतु जो बेटियां, जो महिलाएं अभी यंग हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं, और बिहार की महिलाएं सोना पहन के अब रात को बाहर निकल पा रही हैं, वो भी चिंतित है। क्योंकि जंगल राज, चलिए उनके पिताजी ने तो उनको बताया है, उनके माताजी ने तो उनको बताया है जंगल राज क्या था। क्या हम फिर से सोना पहन के बाहर निकल पाएंगे, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जा पाएंगे? ये महिलाओं का कंसर्न था। मैं इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं रख रहा हूं, मगर किसी भी महिला से पूछिएगा तो जंगल राज सबसे ज्यादा सरोकार किसी से रखता था तो वो महिलाओं से। अरे भाई, आप बिहार की जनता को जंगली बता रहे हैं क्या? बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं, कल पता चल जाएगा। मैं बस ये कहना, ये क्या सुमित जी, किसने जंगल राज बोलते हैं, किसने जंगली बोल दिया बिहार की जनता? बस इतना कहना चाहती हूँ। सुप्रिया, जनता जिसने हमें वोट दिया है, मृत्युंजय जी 3 नंबर की। अरे मृत्युंजय जी, आपके साथ पैनल में आपकी सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता महिला है, तो लेट हर रिस्पॉन्ड। महिला की बात पे जवाब दे देगी तो बेहतर हो जाएगा। अगर वो ठीक से नहीं बोल पाएंगी तो आप है ना बैकअप करने के लिए, परेशान मत होइए मृत्युंजय भाई। सुप्रिया जी को बोलने दीजिए, वो काबिल है, प्लीज। मुझे ऐसा लगता है, धन्यवाद, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर यह डिबेट बड़ा रिग्रेसिव है महिलाओं को लेकर, और मैं ये 2 रीजन से कहती हूं। महिलाओं को हम यही क्यों मानते हैं कि शराबबंदी में ही महिलाएं नीतीश जी को वोट देंगी? क्या महिलाएं बेटियां नहीं होती हैं? क्या वो युवा नहीं है? क्या उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है? क्या वो नौकरियां नहीं चाहती हैं? वो नौकरी लेकर किस पर विश्वास करेंगी? उन जुमलों पर जो 2 करोड़ नौकरियां बना रहे थे हर साल, या जो वाकई में नौकरी क्रिएट करेंगे बिहार पर? तो महिलाओं की ये चर्चा जो है वो कहीं पर उनके एस्पिरेशंस की भी बात करिए। और मैं एक और बात कहूंगी आप लोगों से
इतना बड़ा चुनाव था सुमित जी बिहार पर, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, 15 साल के कामकाज का जिक्र नहीं होता था, तीखी टिप्पणी करी जाती थी, जंगल राज की बात करी जाती थी। अरे डबल इंजन आपका विफल इंजन निकल रहा था, इसलिए लोग नकार रहे थे आपसे, नकार रहे हैं आपको। अभी भी आप ये बात नहीं समझेगा तो ये दम आपको कहां ले जाएगा? राजीव रंजन भी हाथ उठा रहे, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक और दिलचस्प डेटा है जिसको देखना चाहिए हम सबको। इन्हीं पत्रकारों ने अपने पोल में, जब इनसे हमने पूछा कि जो आपके बिहार में तमाम बाहुबली लड़ रहे हैं उनका क्या भविष्य होने वाला है, क्या जनता उनको वोट करेगी, उनको पसंद करेगी? आइए चलते हैं अनुराग के साथ हेलीकॉप्टर राइड पे और जानते हैं यहां पर पत्रकारों की क्या राय है। देखिए राजधानी दिखाई दे रही है हमारे हेलीकॉप्टर की खिड़की से, पटना आपको दिखाई दे रहा। पटना कल किस रंग में रंगेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लगभग 12 घंटे के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। सुमित ने कहा बाहुबलियों का एक दिलचस्प आंकड़ा हमारे पास है इस एग्जिट पोल में। उन सीटों का क्या हाल है जहां से बाहुबली मैदान में है? तो आपको बता दें कि ये तरारी से सुनील पांडे निर्दलीय हैं, ये हारते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी जगह यहां इस सीट पर लेफ्ट जीतता हुआ नजर आ रहा है। कुचायकोट में काली पांडे कांग्रेस से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मधेपुरा से पप्पू यादव जो जाप पार्टी से हैं हार रहे हैं और जेडीयू यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। मधेपुरा का हाल आपने देखा, मधेपुरा से पप्पू यादव की स्थिति आपने देखी। अब अगला आंकड़ा देखिए, अब अगला आंकड़ा है मोकामा से अनंत सिंह आरजेडी के जो कि जीत रहे हैं इस एग्जिट पोल में। दानापुर से रीतलाल यादव आरजेडी के वो भी जीत रहे हैं, लेकिन लालगंज से मुन्ना शुक्ला फंसे हुए हैं, निर्दलीय हैं, हार की तरफ ये इशारा कर रहा है एग्जिट पोल। और यहां पर एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी यहां बाजी मार सकती है मुन्ना शुक्ला की सीट पर। बेटियों की सीट का एग्जिट पोल क्या कहता है अब आपको ये दिखा देते हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह जो है वो बीजेपी की जीत रही हैं। तारापुर से दिव्या प्रकाश आरजेडी की, जो कि हार का ये संकेत इस एग्जिट पोल में मिल रहा है और जेडीयू को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। गायघाट से कोमल सिंह एलजेपी से हैं, वो हार रही हैं और ये सीट आरजेडी को जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेटियों की सीट का आंकड़ा आपको दिखाते हैं जो जीत रही हैं या फिर इस एग्जिट पोल में उनकी जीत संदिग्ध है। ये देखिए बिहारीगंज से सुभाषिनी यादव कांग्रेस से जो कि जीत रही हैं, कोई संशय नहीं है इस एग्जिट पोल में। बिस्फी से पुष्पम प्रिया जो कि प्लूरल से हैं वो हार रही हैं और यहाँ बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा परिहार की बात करें तो परिहार से ऋतु जायसवाल आरजेडी की हारती हुई इस एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं और यहां सुमित बीजेपी ये सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। तो दिलचस्प आंकड़े हैं ये, खासकर चेहरों के साथ आदमी अपनी अपनी सीट के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण बेलारी साहब, चर्चा चल रही है महिलाओं के पार्टिसिपेशन पर, चर्चा चल रही है महिलाओं के ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होने पर। संबित पात्रा ने एक आंकड़ा दिया, तर्कों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि महिलाएं जब जब ज्यादा वोट कर रही हैं तब तब नीतीश कुमार की मदद मिल रही है, नीतीश कुमार की सरकारें बन रही हैं। आपका टेक, इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कृष्ण कन्हैया जी, सॉरी। महिलाएं जो नीतीश कुमार जी के सभाओं में दिखी हैं उनका राज समझिए, रहस्य समझिए। मैं पत्रकार हूँ, जमीनी पत्रकार हूँ और मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो आप जानते हैं कि बिहार में 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो जीविका के अंतर्गत चलता है और वही महिला है जिनको जबरदस्ती ले जाया जाता था कहकर कि ये पैसा मिलेगा, ऐसे करेगा, वही महिला है। महिला दारू बंदी जो है, शुरुआती दौर में उन लोगों को लगा कि हम लोगों माने ठीक है दारूबंदी तो है, 2 लाख केसेज हुआ था। कितने उन लोगों के बाल बच्चे बंद हैं जो 50 रुपए में पीता था बच्चा बेटा। आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया, महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो महिलाएं तो उससे खुश होंगी ना। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उनको लाया जाता था? ये तो बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम मैं बता रहा हूँ। हमारे भी अफसरों से बात होती है, लोगों से बात होती है, उन महिलाओं से बात होती है, क्योंकि मैं गाँव का ही हूँ। हमारे गाँव में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जाती हैं कि कैसे जाती हैं वो, इसीलिए दिन हुआ। क्योंकि तेजस्वी यादव के सभाओं में जो जिस तरह से पागल की तरह जुआ और सब, तो वहां महिला जा ही नहीं सकती थी।
वो एक बदलाव का मूड था, पागल थे सब। जवाब दीजिए राजीव जी, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए बेलारी साहब का, बड़ी बात कह रही है। कन्हैया बेलारी जी बहुत ही अनुभवी पत्रकार है। मैं आश्चर्यचकित हूँ इनके तर्क शराबबंदी को लेकर के क्यों है, उस पर मैं अभी रोशनी नहीं डालूंगा, बाद में अनौपचारिक बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 1,20,00,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिला और ये बड़ी कामयाबी है। जिस राज्य की कुल आबादी 12 करोड़ के आसपास है, वहाँ 1,20,00,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपना जीवन जी रही हैं। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, आपका खुद का अनुभव याद कीजिए सुमित जी, मैं आपके साथ एक शो में था और आरजेडी के वर्कर जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, मैं उस पर ये नहीं कहूंगा कि आप इस पर मेरे बयान की तस्दीक कीजिए, लेकिन ये कमोबेश विधानसभा जैसे और विधानसभा परिसर जैसे सुरक्षित जगह पर भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। और बिहार के अन्य जगहों पर महिलाएं क्यों नहीं चाहती थी, वो जो महिला पत्रकार ने कहा है, कल मैं उस चैनल आपके चैनल पर था, उस डिबेट का मैं हिस्सा था और उन्होंने बाकायदा आरजेडी के प्रवक्ता से खुद का अनुभव साझा किया है कल के शाम के डिबेट में। इसलिए इस सवाल पर राजद या उनके जो भी समर्थक हैं, मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए। आपकी सरकार आएगी तो बेलगाम हो जाएंगी परिस्थितियां महिलाओं के लिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आपकी सरकार में सुमित जी, शासन प्रशासन इनका है। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी शासन प्रशासन इनका है और शासन प्रशासन में रह करके ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे ये बीमारी का इलाज जनता करेगी। इन्होंने बिहार में जंगल राज, राक्षस राज कायम किया है, शासन प्रशासन इनका है। और ये कह रहे हैं आप बिहार की जनता को राक्षस कह रहे हैं क्या? लोगों ने संबित पात्रा ने जंगल राज कहा तो आपने बिहार की जनता को जंगली बता दिया। अब आप राक्षस राज कह रहे हैं तो क्या आप बिहार की जनता को राक्षस बता रहे हैं? ऐसा नहीं होता है ना, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, आप छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपका राज जंगल हुआ, हमारा राज जंगल राज हुआ। गुंडागर्दी करता है, सत्ता का संरक्षण है, ये बताने की जरूरत है। इन लोगों ने राजद को सिर्फ अपना गाली देने का, अपना दोस्त राजद के माथे पर मारने का जो बना दिया हथकंडा, उसका कल पटाखे हो जाएगा। इनका सफाई जनता करेगी। 12 करोड़ जनता ऐसा सबक सिखा। अरे भाई मेरे आप दोनों से गुजारिश है, बिहार की दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े प्रवक्ता हैं आप लोग, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई चुनाव खत्म हो गया। संबित जी में आता हूँ, सुप्रिया जी में आता हूँ। अब आपको लिए चलते एक बार फिर अपने सहयोगी अनुराग के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश सरकार के मंत्री पत्रकारों के पोल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अनुराग। ये हेलीकॉप्टर की इस खिड़की से आप पटना शहर का खूबसूरत नज़ारा कर रहे हैं और साथ ही आंकड़ों का भी आप नज़ारा कर रहे हैं, जिसमें कुछ मंत्रियों की सीट जो है वो पत्रकारों के एग्जिट पोल में फंसती हुई दिखाई दे रही है और कुछ को कोई खतरा नहीं। अब देखिए लखीसराय से विजय सिन्हा है जो बीजेपी के, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा है बीजेपी के, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखती है। पटना साहिब से नंदकिशोर यादव हैं बीजेपी के जो कि जीत रहे हैं साफ तौर पर। अब देखिए इन तीनों के अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे किन किन मंत्रियों के नाम आएंगे और क्या उनकी भी सीट इस एग्जिट पोल में फंस रही है। नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू के जो कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गया से प्रेम कुमार बीजेपी के, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जीत रहे हैं। लेकिन रुपौली से बीमा भारती जेडीयू की, ये हार सकती हैं और लेफ्ट यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और 3 मंत्रियों का भविष्य जो पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में तय होता हुआ नजर आता है वो बताते हैं आपको। मधुबन से राणा रणधीर सिंह बीजेपी के हैं जो कि हार सकते हैं और आरजेडी यहां पर जीत सकती है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार हैं बीजेपी के, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो जीत रहे हैं। और दिनारा से जय कुमार सिंह हैं, जय कुमार सिंह जेडीयू से हैं जो कि हार रहे हैं और ये सीट एलजेपी को जा सकती है। सुमित। शुक्रिया अनुराग। और किस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्रियों को भी कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर
बीमा भारती जैसी मंत्री जो कि अपनी सीट रुपौली में चुनाव हार सकती हैं, ऐसा पत्रकारों को लगता है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अभय दुबे हाथ उठा रहे थे। अभय दुबे, महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर हर पार्टी की अपनी अपनी राय है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा अभय जी आपसे, महिलाएं अमूमन नीतीश कुमार के साथ रहती हैं, आप और मैं अक्सर इस बारे में बात करते रहे, फिर इस बार ऐसा क्यों है कि जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो नीतीश कुमार की पार्टी खराब परफॉर्म कर रही है तमाम एग्जिट पोल्स में? देखिए, हम लोग चुनावी विश्लेषण करने में श्रेणियों का इस्तेमाल करते हैं, महिला, दलित, पिछड़ा, और ये श्रेणियों से तो सुविधा होती है विश्लेषण करने में, लेकिन हमारे विश्लेषण को इन श्रेणियों का गुलाम नहीं होना चाहिए, वरना हमारा विश्लेषण सतही और सपाट हो जाएगा पूरी तरीके से। ये मानना कि महिलाएं नीतीश कुमार की जेबी वोटर हैं, ये मानना उचित नहीं है। महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति एक रुझान है, एक पसंद है। इसका ये मानना कि सारी की सारी महिलाएं में या 80-90% महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट दे देंगी, इस बात की क्या गारंटी है? महिलाएं भी पुरुषों की तरीके से समाज में बटी हुई हैं, वो उनके ऊपर भी विभिन्न किस्म के प्रभाव पड़ते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।